तो आगाज करेंगे आज का मुद्दा का। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुल्क भर में 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। 3 मई को खत्म होने वाला लॉकडाउन अब 2 हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया गया है। मुल्क भर में 17 मई तक के लिए अब लॉकडाउन जारी रहेगा। कोरोना के हिसाब से पूरे मुल्क को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। आपको बता दें कि पूरे मुल्क को ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन में तकसीम किया गया है। ग्रीन और ऑरेंज जोन में लॉकडाउन के दौरान कुछ राहत मिलेगी। हवाई खदमात, रेलवे खदमात और मेट्रो खदमात 17 मई तक पूरी तरह से बंद रहेंगी। तो वजारत दाखिला की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि एक बार फिर से लॉकडाउन में तोसी की जा रही है और एक बार फिर से 3 तारीख को जो लॉकडाउन 2.0 खत्म होने वाला था, दरअसल उसके अंदर इजाफा उसमें कर दिया गया है और लॉकडाउन 3.2 की शुरुआत 2 हफ्ते के लिए हो गई है। कहा जा सकता है कि 17 मई तक लॉकडाउन अब ये जारी रहेगा, जिसके जरिए जो 3 जोन सरकार ने बांटे हैं, जिसमें रेड जोन जो है वो पूरी तरह से सील रहेगा जिस तरह से अभी तक रखा जा रहा है। ऑरेंज जोन वो जोन है जहां पर कुछ मामले हैं, कुछ कंडीशंस के साथ वहां पर राहत दी जा सकती है। और अगर बात करें ग्रीन जोन की, ये वो इलाका है, ये वो जोन होंगे जहां पर किसी भी तरह की कोई कोरोना पॉजिटिव की कोई शिकायत नहीं है। लिहाजा वहां पर कोशिश की जाएगी कि जो ज़रूरी कामकाज हैं उनके लिए लोगों को निकलने की इजाज़त दी जाए। तो लॉकडाउन 3.2 की ज़रूरी बातें भी आप लोग नोट कर लीजिए। आपको बता दें कि मुल्क भर में 2 हफ्तों के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। 3 मई को खत्म होने वाला लॉकडाउन अब 17 मई तक के लिए बढ़ाया गया है। मुल्क में मुसलसल दूसरी बार लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। कोरोना इन्फेक्शन के हिसाब से पूरे मुल्क को 3 हिस्सों में बांट दिया गया है, तकसीम किया गया है। पूरे मुल्क को ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन में बांट दिया गया है। ग्रीन और ऑरेंज जोन में लॉकडाउन के दौरान थोड़ी राहत मिलेगी। हवाई खदमात, रेल खदमात और मेट्रो खदमात 17 मई तक जिस तरह से बंद है, रुकी हुई है, वो वैसे ही रहेगी। रेड जोन में सिनेमा हॉल, मॉल, स्पोर्ट्स क्लब, जिम 17 मई तक के लिए पूरी तरह बंद रहेंगे। ऑरेंज जोन में बस खदमात की छूट नहीं दी जाएगी। साथ ही ये भी बताएं कि 65 साल बुजुर्ग और 10 साल से कम उम्र के बच्चों के बाहर निकलने पर पूरी तरह से रोक रहेगी। और रेड जोन में क्या क्या है ये भी आपको बता दें। रेड जोन में रिक्शा, ऑटो, टैक्सी और बसों पर रोक रहेगी। आईटी कंपनी, कॉल सेंटर, कोल्ड स्टोरेज खुल सकेंगे। वेयर हाउस, प्राइवेट सिक्योरिटी खदमात को इजाजत दी जाएगी। जरूरी सामानों को बनाने वाली यूनिट को भी खोलने की इजाजत दी जा सकती है। रेड जोन में रिहायशी इलाकों में दुकान खुल सकती है। और अब आपको बताते हैं कि ग्रीन जोन में क्या कुछ रहेगा। लॉकडाउन के दौरान ग्रीन जोन में बड़ी राहत मिलेगी। फैक्ट्रियों को, दुकानों को, छोटी मोटी सनतों को खोलने की मंजूरी दी जाएगी। आधी सवारी की शर्तों के साथ बस भी चलाई जा सकेंगी। मजहबी मकामात पर, होटल में और रेस्टोरेंट 17 मई तक पूरी तरह से बंद रहेंगे। शादी में 50 और आखिरी रसूमात में 20 लोग जा सकते हैं। तो ये ग्रीन जोन का था। और अब आगे बढ़ते हुए अब आपको ये बताते हैं कि ऑरेंज जोन में क्या कुछ रहेगा। लॉकडाउन के दौरान ऑरेंज जोन में सशर्त राहत मिलेगी। कैब में ड्राइवर और एक सवारी सफर कर पाएंगे। अपनी गाड़ियों से एक जिले से दूसरे जिले जा पाएंगे। शर्तों के साथ कम इन्फेक्शन वाले इलाकों में दुकानें खुलेंगी। सैलून और स्पा पर भी 17 मई तक। फिलहाल रोक जिस तरह से लगी हुई थी वो ऐसे ही आगे भी जारी रहेगी। तो अलग अलग जोन के हिसाब से बांट दिया गया है। तो नई हिकमत अमली दरअसल मरकजी हुकूमत की तरफ से बनाई गई है और जिस तरह से 3 जोन में बांटा गया है पूरे मुल्क को, जहां पर एक बार फिर से आपको बताएं कि रेड जोन वो इलाके हैं जहां पर किसी भी तरह की नरमी नहीं होगी। हालांकि कुछ दुकानों को जो ज़रूरी एसेंशियल सर्विसेज हैं उनकी इजाज़त ज़रूर होगी जिस तरह से अभी तक मिल रही थी। बात अगर करें ऑरेंज जोन की, तो ये ऑरेंज जोन और ये ऐसा जोन है जो ग्रीन और रेड जोन के दरमियान आता है, जहां पर थोड़ी राहत रहेगी लेकिन साथ ही साथ थोड़ी पाबंदियां रहेंगी। बात अगर करें ग्रीन जोन की, तो ग्रीन जोन पूरी तरह से नॉर्मल रह सकता है, जहां पर कैब ड्राइवर भी जा सकते हैं। हालांकि इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि कैब में सिर्फ एक सवारी बैठ सकती है, जैसा कि अभी तक हम देख रहे हैं। हालांकि जो सैलून हैं, जो स्पा हैं, उन पर जिस तरह से पाबंदी लगाई गई थी वो पाबंदी इसी तरह से आगे भी जारी रहेगी 17 तारीख तक, बिल्कुल ऐसे ही। साथ ही साथ जो हवाई सर्विस है, जो ट्रेन खदमात हैं, वो भी इसी तरह से रुकी रहेंगी। मेट्रो सिटीज़ में मेट्रो पूरी तरह से बंद रहेगी, क्योंकि दिल्ली और महाराष्ट्र, कोलकाता, इन जगहों पर मेट्रो है, लेकिन इन जगहों पर हालात जिस तरह से ख़राब हैं, लिहाजा इनको रेड जोन में रखा गया है। यहाँ पर किसी भी तरह की कोई
नरमी यहाँ नहीं बरती जाएगी। तो इसी को लेकर चर्चा करेंगे, हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। लेकिन अभी सैयद अब्बास के पास में जाना चाहूँगा जो स्टूडियो से मेरे साथ हैं। सैयद अब्बास मेहदी साहब, लॉकडाउन 3.2 की शुरुआत हो गई है, किस तरह से इसको देखा जाना चाहिए? देखिए, ये मुतवक्के कदम था जब पंजाब ने अपने 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन का बढ़ाने का फैसला किया, तो इशारे मिल रहे थे। और जब दोशंबे के रोज़ वज़ीर आज़म ने अलग अलग रियासतों के जो वज़राए आला से बात की थी, तो उसमें भी ज़्यादातर लोगों ने इत्तेफाक़ राय से ये कहा था कि जो इस वक्त के हालात हैं, जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, पॉजिटिव केसेस बढ़ रहे हैं, रेड जोन बढ़ रहे हैं, जो 3 अलग अलग जोन है, रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन, उसमें रेड जोन की तादाद भी बढ़ रही है। तो ऐसे में ज़रूरत यह है कि लॉकडाउन को और बढ़ाया जाए, इस तरह की उम्मीदें जाहिर की जा रही थी। और अगर हकीकत के आईने में देखा जाए तो लॉकडाउन को बढ़ाना एक मौसर तरीन कदम है, क्योंकि जो सूरत हाल है, अभी हम 3rd स्टेज पर नहीं पहुंचे हैं, कम्युनिटी स्प्रेड नहीं हुआ है। इसलिए लॉकडाउन को और बढ़ाना, उस पर अमल करना और जो रियायतें दी जा रही हैं इसमें भी बहुत एहतियात बरतने की ज़रूरत है। और जो जोन बढ़ गया है, अब इसमें जो चुनौतियाँ आएंगी, जो चैलेंजेस आएंगी, जो परेशानियाँ आएंगी, वो ये आएंगी कि जब अलग अलग जोन बढ़ जाएगा तो एक जोन से दूसरे जोन के लोग जब एक दूसरे के यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो उसमें बहुत एहतियात की जरूरत है। जैसे अभी खबर आ रही है कि तमिलनाडु ने इन सब चीजों को नकारते हुए हाईवे पर एक दीवार खड़ी कर दी। आंध्र प्रदेश ने हाईवे को पे गड्ढा खोद दिया है कि वहां कोई उनके रियासत में दाखिल ना हो। तो ये जो जोन बटे हैं, इससे चैलेंजेस आएंगे। ग्रीन जोन में जो रियायतें दी गई हैं वो बहुत ज़्यादा रियायतें नहीं दी गई हैं। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक की रियायतें दी गई हैं। उसमें भी न सैलून खुलेगा, न पब खुलेगा, न स्पा खुलेगा, न सिनेमा हॉल खुलेगा, न थिएटर खुलेगा। इसके साथ साथ न कोई तालीमी इदारा खुलेगा। तो इसमें देखना यह है कि ये जो जोन बांटे गए हैं, अभी तक तो हम लॉकडाउन की पासदारी कर रहे थे, लॉकडाउन की तमाम हिदायतों पर अमल कर रहे थे, हम अपील कर रहे थे। लेकिन अब हमें जो ये जोन बांटे गए हैं, इसको देखना है कि मैं अगर ग्रीन जोन में रह रहा हूं तो मैं जब ट्रांसफर कर रहा हूं, जब मैं ट्रेवल कर रहा हूं, मैं जब जा रहा हूं तो किसी ऑरेंज जोन में जा रहा हूं तो क्या क्या एहतियात बरतना चाहिए। अब ऑरेंज जोन वाले भी बाहर से किसी को नहीं आने देंगे, ग्रीन जोन वाले और अलर्ट होंगे। तो ये एक बड़ी मुश्किल आएगी। इसके साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे में मुश्किल आएगी। इसके साथ साथ जो छोटे कारोबारी हैं, व्यापारी हैं, उनके सामने एक चैलेंजेस ये पैदा होगा कि अभी तक तो वो इंतजार कर रहे थे कि साहब 3 मई तक खुल जाएगा। तो उनके पास जो कामगार थे, जो कर्मचारी थे, जो मुलाजमीन थे, उनको वो किसी न किसी तरह से मैनेज कर रहे थे। अब जब उनका काम एकदम से बंद रहेगा तो उनकी सैलरी का दिक्कत आएगी। इसी तरह से आप देखिए जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, गुड़गांव में आप देखिए कि अभी तक फिर से प्रोडक्शन शुरू हो गया था 30 से 35%। अब उनको फिर अब जो लॉकडाउन बढ़ा है तो अब उनको भी अपने मुलाजमीन को, अपने कामगारों को पैसा देने में, तनख्वाह देने में, उनको सर्वाइव कराने में दिक्कतें आएंगी। ये सारी दिक्कतें हैं। और साथ ही साथ जो मैं आपको ये भी बताऊं कि जो बाहैसियत साहिब इस्तिताअत, जिसको हिंदी में कहते हैं संपन्न लोग हैं, वो लोग अभी डरे हुए घर में बैठे हैं। वो घर में बैठे हुए हैं तो उनका जेब खर्च रुका हुआ है, क्योंकि वो लेविशिंग लाइफ जीते हैं, वो आराइश और आसाइश वाली जिंदगी गुजारते हैं। तो उनकी बाजार में उनकी खरीदारी नहीं हो रही है। जब उनकी खरीदारी नहीं हो रही तो इससे पूरे बाजार पर इम्पैक्ट पड़ेगा। मिला जुला कर जो मीडियम क्लास का कारोबारी है, जो छोटी मोटी दुकान से लेकर और एसएमई, जो स्मॉल स्केल के जो कारोबार हैं, उन पर बहुत ज्यादा असर पड़ सकता है। ये चैलेंजेस हैं इस लॉकडाउन के। ठीक है, संजीव कौशिक भी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन के जरिए। संजीव कौशिक साहब, स्वागत है आपका। और साथ ही आप किस तरह से 3.2 को देखते हैं, चूंकि जिस तरह से आंकड़े बढ़े हैं उसमें सरकार की ये मजबूरी थी कि लॉकडाउन को तो बढ़ाना ही होगा, हालांकि कुछ लोग अभी से ही मजम्मत करना शुरू कर चुके हैं। देखिए जनाब, हकीकत यह है कि जब हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, कोई इलाज नहीं है, तो लॉकडाउन बढ़ाना ही था हमें। लेकिन यह भी ध्यान देने की जरूरत है कि लॉकडाउन कोई इलाज नहीं है। ये आप संक्रमण की रफ्तार जो है उसको धीमा करने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी यदि लॉकडाउन से यदि कुछ फायदा उठाना चाहते हैं तो जितना ज्यादा से ज्यादा आप जांच करते हैं कि जितने लोगों को आप पहचान कर पाते हैं उन्हें क्वारंटाइन में भेजते हैं, ये एक तरीका है कि हम उसे कम करें। दूसरी चीज कि अब चूंकि ये 40 दिनों का जो वक्त है वो तो बड़ी मुश्किल से लोगों ने गुजार लिया। वैसे लोग जिनके पास पैसे की कमी थी, वो किसी दुकान वाले से या फिर 1 महीने की सैलरी थी उनके पास, उन लोगों ने अपनी जिंदगी गुजार दी। अब इसके बाद बहुत ज्यादा मुश्किल हालात पैदा होने वाले हैं। मेरा मानना यह है कि जहां तक मजदूरों से लेकर के और आम
हम ये कह रहे हैं कि जो एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का भी आदमी है उसके भी पैसे खत्म हो गए हैं। आप किराने की दुकान में चले जाएं, उनसे चर्चा करें, वो कह रहे हैं कि लोगों की क्रय शक्ति बहुत कम हो गई है। जाहिर सी बात है कि उनके पास पैसे अब नहीं रहे। तो इस परिस्थिति में अब सरकार अफरा तफरी के माहौल को नॉर्मल या सामान्य करने के लिए क्या कदम उठाती है, यह बहुत मायने रखता है। सरकार के पास, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, पैसे की कमी नहीं है। लोगों ने इस महामारी में इस आफत को झेलने के लिए सरकारों को खुल के दान दिया है। हाँ। खुले हाथ से पैसे दिए हैं। उस पैसे का इस्तेमाल अब सरकार किस तरह से करती है, कितना लोगों को इसका सुविधा उपलब्ध करा पाती है, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो अन्न के अनाज के रूप में हो। यदि इन सब चीजों पर सरकार ध्यान देती है तो जो अफरा तफरी के माहौल की चर्चा हम कर रहे हैं वो शायद कम हो, नहीं तो हालात और बिगड़ने वाले हैं। और जो ये रेड जोन, ग्रीन जोन की बात हम चर्चा कर रहे हैं या सुन रहे हैं, मेरा मानना यह है कि इन सब चीजों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये मानसिक रूप से आपके लिए या एक आम आदमी के लिए, हमारे लिए एक खुराक है कि नहीं, चलिए थोड़ी सी मोहलत तो मिल गई, थोड़ी सी हमें उसमें जो टाइट माहौल था उसमें थोड़ी सी हमें ढील दी गई है, लेकिन इस ढील के कोई मायने है नहीं। कहीं आप एक जोन से दूसरे जोन तक जा नहीं सकते हैं। जो पहले आपकी सब्जी दुकान खुली हुई थी वो आज भी खुली है, दवा की दुकानें खुली है, दूध की दुकानें खुली है। तो ये थोड़ी सी एक मानसिक तौर पे आपको, और रही बात दूसरे की, एक और सबसे बड़ी समस्या जो कल से शुरू हुई है कि मजदूरों को उनके अलग अलग राज्यों में जो जहां से थे उन्हें वापस पहुंचाने के बाद, हाँ, तो ये एक समस्या अब ये पैदा होने वाली है कि सरकार, वैसे कुछ ऐसी फैक्ट्रियां हैं जो बहुत जरूरी हैं, जिनको सुचारू रूप से चलने के लिए सरकार एक नियमित एक आधे मजदूरों के साथ हो, तब चाहे बसों में आधे भर के वो जाए, तब उन्हें चलाने की बात होगी। और एक तरफ मजदूर वापस अपने गांव जाना चाहते हैं, वो काम नहीं करना चाहते, वो यहाँ नहीं टिके रहना चाहते, क्योंकि स्थिति बहुत ज्यादा विकराल है। उन्हें इस बात का यकीन नहीं रहा कि ये लॉकडाउन अब फिर 15 दिन के बाद में समाप्त होने वाला है या फिर आगे एक्सटेंड होने वाला है। वो चाह रहे हैं कि इस आफत की घड़ी में हम अपने परिवार के पास रहें, अपने घरों के लोगों के पास जाए। तो ये एक अलग समस्या पैदा होने वाली है। आप होटलों को खोल लेने की बात कर देंगे, आप दुकानों को खोल लेंगे, लेकिन जब लोगों के पास पैसे ही नहीं होंगे उसमें काम करने वाले, होटल खोलने की बात होगी, एक दुकानदार बैठेगा, 4 आदमी जो पहले बनाता था, खिलाता था, वो लोग ही नहीं रहेंगे, खाने वाले लोगों के पास पैसे नहीं रहेंगे, तो स्थिति और ज्यादा बिगड़ने वाली है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन साथ साथ सरकार को भी इसमें मजबूती के साथ इस घड़ी में ऐसे लोगों के लिए जो लोग सचमुच में निचले पायदान पे हैं, उनके साथ मजबूती के साथ खड़े होने की जरूरत है। संजीव कौशिक साहब, देखा जाए तो जो संजीव कौशिक साहब, आपकी नजर में आप अगर सुझाव देना चाहें सरकार को, तो किस तरह से सरकार को कदम उठाना चाहिए? जैसा कि आपको पता है कि 3 बड़े राहत पैकेज का ऐलान सरकार ने किया है। 15,000 करोड़ के पैकेज का ऐलान किया है मेडिकल के लिए, 1,70,000 करोड़ के पैकेज का ऐलान खुद निर्मला सीतारमण ने किया। आपकी नजर में कौन और ऐसे ठोस कदम उठाए जाएं जिससे कि राहत मिले लॉकडाउन के चलते? देखिए, एक ही यहाँ कल मैं किसी टीवी पे देख रहा था, तो हमें ये बात समझ में आ रही थी कि केवल और केवल स्कूलों में या सरकार की तरफ से यदि कहीं खाने का प्रबंध हो रहा है, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं वो खा लेने भर से जीवन यापन चलना बहुत मुश्किल है। अचानक उनकी तबीयत खराब हो जा रही है, कई चीजें और हैं जो उनके लिए पैसे से खरीदना अब आसान नहीं रहा। तो आर्थिक रूप से सबसे बड़ी चीज की, आर्थिक रूप से उन्हें कैसे आप मदद पहुंचाए, उनके जेबों में पैसे होने चाहिए, कुछ न कुछ पैसे होने चाहिए खाने के अलावा भी। तो उसके बारे में दूसरी चीज एक और इसमें ऐड कर दूं कि जो स्वास्थ्य विभाग की बात हो रही है, ठीक है, इस संकट की घड़ी में या कोरोना के घड़ी में सारे लोगों को आप हॉस्पिटल नहीं भेज सकते, लेकिन वैसे मरीज जो वाकई जिन्हें ट्रीटमेंट की जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है, चाहे वो कैंसर के मरीज हो या नियमित अंतराल पर उन्हें चेकअप की जरूरत है, वो उन लोगों को भी एक तरफ से अब ये सरकार इसके लिए व्यवस्था लगा कि कैसे छूट दे कि वो हॉस्पिटल तक वो पहुंच जाए या उनके इलाज में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो, जैसा कि सुनने में आ रहा है और देख भी रहे हैं हम किस तरह की परेशानियां हो रही है। तो ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी और आर्थिक रूप से भी उन्हें मजबूत करने की जरूरत है। और एक और चीज, देश में अन्न की कमी नहीं है, खाद्यान्न की कमी नहीं है। सरकार के पास इतने खाद्यान्न है कि यदि वो चाहे तो अन्न की कमी उनके जेहन में ये कभी आएगी नहीं कि हम अन्न से भूखे मर जाएंगे अन्न की कमी से। उन्हें खाद्यान्न मुहैया कराया जाए,
मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी और एक चीज और, दोनों अलग अलग राज्यों के जो लोग, कामगार मजदूर, इस तरह के प्रवासी मजदूर जो अलग अलग स्टेट में हैं, मेरा मानना यह है कि अब राज्य सरकारों को भी जिम्मेवारी लेनी चाहिए कि हमारे मजदूर यदि किसी अलग स्टेट में है तो बिल्कुल वो शुरू हो गई है, वो पहल शुरू हो गई है राज्य सरकारों की तरफ से, और उन्हें भरोसा दिलाएं जी बिल्कुल, उनकी चिंता करें या जैसे भी हो मदद करें। हाँ, आशिफ इकबाल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से। आशिफ इकबाल साहब, ऐसे हालात में जब लॉकडाउन 3 मई को खुलने वाला था और बड़ी तादाद में लोग इंतजार कर रहे थे कि लॉकडाउन खुलेगा, सूरत हाल अब तब्दील हो रही है और पटरी पर जिंदगी लौटेगी और बहुत से मजदूर अलग अलग रियासतों के अलग अलग शहरों में, अलग अलग बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज में फंसे हुए हैं, ऐसे हालात में आज फिर ऐलान हुआ है कि 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन को और बढ़ाया जाता है, एक्सटेंड किया जाता है। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पे एक बात समझना होगा कि जिस तरीके से केंद्र सरकार जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी चीज़ों को एग्जामिन कर रहा है, एक एक बात को एग्जामिन कर रहा है। जिस दिन आप समझिए कि 21 मार्च से लेकर अभी तक का जो ये लंबा वक्त रहा है, इस वक्त में केंद्र सरकार की तमाम इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने की वजह से ही हम दूसरे दिगर मुल्कों से हम बेहतर पोजीशन में हैं। क्योंकि जिस तरीके से दूसरे अगर कंट्रीज़ की बात कर लें जहां ये वबा बहुत परेशानी का सबब बन चुकी है, उसमें आप कम से कम ये बात बहुत दावे से कह सकते हैं कि हिंदुस्तान कम से कम और जो जितने भी दूसरे मुल्क हैं उससे बेहतर पोजीशन में है। जो सबसे बड़ी चीज़ है उसके पीछे WHO ने भी ये बात मानी है और WHO ने हमारे वज़ीर-ए-आज़म की तारीफ़ भी की है और उसने ये बात कहा है कि देखिए सबसे जो बड़ी चीज़ है वो लॉकडाउन है और लॉकडाउन का बेहतर तरीके से बेहतर कड़े नियम से आप पालन करेंगे तो आपको चीज़ों बेहतर नज़र आएंगी, आपको चीज़ों रिजल्ट के तौर पे बदली जाएंगी। आज आप समझिए जो तीसरा आप कह सकते हैं कि लॉकडाउन 3.0 है आज, तो लॉकडाउन 3.0 का जो सबसे बड़ा मौजू रहा है वो ये रहा है कि ये तीन टर्म बांटे गए हैं, 3 टर्म से बांटे गए हैं, जिलों को 3 कैटेगरीज में बांटे गए हैं, जोन में बांटे गए हैं। 3 कैटेगरीज में, एक ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन और रेड जोन। देखिए ग्रीन जोन साफ तौर पे है कि वहां पे कोई मरीज गया नहीं, कोई मरीज से परेशानी नहीं है, जो मरीज गए भी थे उनकी तबीयत दुरुस्त हो गई है। येलो जोन की बात, ऑरेंज जोन की बात करें तो वहां पे तमाम पेशेंट जरूर हैं लेकिन उनके ट्रीटमेंट हो रहे हैं और वो उसमें सुधार की गुंजाइश है। लेकिन रेड जोन ये अभी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और बहुत ही चिंता का विषय है। और सबसे बड़ी बात, हम दिल्ली में, नोएडा में NCR में बैठे हुए हैं तो साफ तौर पे है कि दिल्ली जो है और नोएडा ये सभी रेड जोन में हैं। इस बात को समझना होगा कि रेड जोन के तमाम जो नियम है, जो खास तौर पे आज होम मिनिस्ट्री ने जो नॉर्म्स निकाले हैं, जो अपने नॉर्म्स दिए हैं जिसमें 3 बार सुधार भी करना पड़ा, उस नॉर्म्स में साफ तौर पे इंडिकेट किया गया है कि रेड जोन में किसी तरह की कोई रियायत नहीं है। और एक बात और, जैसा कि आपने कहा कि जो लोग बाहर में हैं, जो खास तौर पे जो मजदूर हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो फंसे हुए हैं, तो अब कहीं ना कहीं से एक बात समझिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट को इस बात की बहुत फिक्र हो रही है और इसीलिए वो तमाम स्टेट गवर्नमेंट से मिलकर अब धीरे धीरे रास्ता बना रही है कि जो स्टूडेंट हैं, जो मजदूर हैं, वो अपने अपने घरों की तरफ पहुंचे। और आज ही उसमें एक मजबूत कदम उठाते हुए नजर आई है। झारखंड की सरकार की बात कर ले, राजस्थान की सरकार की बात कर ले, उत्तर प्रदेश की सरकार की बात कर ले, तो आज पहली बार इस लॉकडाउन में आज पहली बार ट्रेन चली है और वो भी लोगों के साथ ट्रेन चली है। मतलब ये स्पेशल ट्रेन चलाया गया है और जो लोग परेशान हाल थे, जो दूसरे राज्यों में थे, खास तौर पे अगर तेलंगाना की बात करें, तेलंगाना से ट्रेन चलती है और हटिया पहुंचती है। उस ट्रेन में वो तमाम वो लोग हैं जो झारखंड के मजदूर थे। अब झारखंड ने आज ये तय किया है कि जयपुर से आज 2 ट्रेन और खुलने वाली है, खासतौर पे कोटा से खुलने वाली है, जिसमें स्टूडेंट जो हैं, जो छात्र जो फंस गए थे झारखंड के, उनको लाया जाएगा। और आज ये खबर आ रही है कि बिहार के लिए भी एक ट्रेन चलने वाली है। तो मतलब कहीं ना कहीं से एक बात साफ होगा कि लॉकडाउन के इतने लंबे अंतराल में आज पहली बार ट्रेन का सफर भी तय हुआ है। लेकिन आसिफ साहब, एक इस पर लोग सवाल उठा रहे हैं, जो ये ट्रेन चलाने का जो फैसला लिया गया और झारखंड तेलंगाना से हटिया के लिए पहली ट्रेन रवाना हुई है, लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा गया है, तो इससे तो कोरोना के फैलने का खतरा है। बहुत वाजिब सवाल, और इस वाजिब सवाल का जवाब भी मैं आपको बताऊं कि अभी से कुछ देर के बाद जब हम उस इंटरव्यू को हम दिखाएंगे, क्योंकि आज ही हमारे एडिटर ने झारखंड के CM से ये सवाल किया, सबसे बड़ा सवाल था आज का। और
और उस सवाल का जवाब सीधे तौर पे हमारे एडिटर दिलीप तिवारी ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से ये सवाल किया और उन्होंने पूछा कि आपको नहीं लगता कि सोशल डिस्टेंसिंग का आपको ख्याल रखना चाहिए, आपको नहीं लगता कि आप मजदूरों को तेलंगाना से लेकर आ रहे हैं तो आप उन परेशानियों का सबब भी बना सकते हैं। तो उस पर झारखंड सीएम का ये जवाब था कि हम उन लोग को ला जरूर रहे हैं लेकिन जिम्मेदारी के साथ ला रहे हैं। अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे रोकना तो चाहूंगा आपको। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता दानिश भी जुड़े हुए हैं। दानिश इकबाल साहब, जो सरकार की तरफ से जो छूट दी गई है, इनको छूट समझा जाए या नहीं? दानिश इकबाल सुन पा रहे हैं? तकनीकी खामी। जी आसिफ, मैं आऊंगा आपके पास। जी बताइए आसिफ। मेरी बात खत्म। मैं आपको ये बता रहा था कि झारखंड सीएम ने जो हमारे एडिटर से बात की उसमें झारखंड सीएम ने साफ तौर पे कहा कि देखिए हम वहां से तेलंगाना से जो स्टूडेंट जो लोगों को मजदूर लोगों को लेके आ रहे हैं, जैसा कि आपने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग की बात, अब्बास ने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग की बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो उस पर उनका जवाब बहुत माकूल था क्योंकि ये सवाल हमारे एडिटर ने पूछा था और क्योंकि आज का सबसे बड़ी खबर थी जो सीधे तौर पर हमारे जी सलाम के जरिए इन लोगों को मालूम हुआ कि, और उस पर झारखंड सीएम उस समय बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि देखिए हम उन लोग को लाएंगे, पहले उनका चेकअप करेंगे, उसके बाद जरूरत पड़ती है तो वहीं पे उनको क्वारंटाइन भी करेंगे और उसके बाद फिर अपने अपने घरों पर भेजेंगे। मतलब साफ है कि तमाम तरह की हिदायतों का पालन वो करने वाले हैं। ठीक है, दानिश इकबाल साहब से सवाल करेंगे। दानिश इकबाल साहब बीजेपी के यंग लीडर हैं। दानिश इकबाल साहब, आपको हमारी आवाज आ रही है? निश्चित तौर पर एक क्या शायद दिक्कत है कुछ नेटवर्क की दानिश इकबाल साहब के पास। संजीव कौशिक साहब जी, जैसे आज ट्रेन चलाई गई और जिस तरह से सवाल उठ रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा गया, उस पर झारखंड के वजीर आला कहते हैं कि हम उनका टेस्ट करेंगे, उसके बाद ही फिर उनको पास करेंगे। लेकिन इस सफ़र के दौरान अगर ट्रेन में कोई नेगेटिव और पॉजिटिव, किसी पॉजिटिव ने किसी मासूम आदमी को दे दिया तो फिर उसका क्या इलाज है? देखिए अब्बास भाई, दरअसल में ये जिस कंडीशन में इस तरह से लोगों को, मजदूरों को वापस भेजने की बात हो रही है, केंद्र सरकार ने एक ऐसी राजनीतिक खेल दी है इसी बहाने, या एक ऐसा पत्ता खेल दिया है राज्य सरकारों के लिए कि अब वो समझे उनकी क्या स्थिति है और वो अपने आप अगला कदम उठाएं और उसमें मेरी कोई जवाबदेही नहीं बनती है। हुआ दरअसल ये है कि जिस तरह के अफरा तफरी के माहौल में लॉकडाउन फर्स्ट, जिससे हम शुरुआत की बात कर रहे हैं, लॉकडाउन फर्स्ट जिस समय लगाया गया, उसी समय बगैर कोई रणनीति के, न कोई दूरदर्शी परिणाम को ध्यान में रखते हुए कोई रणनीति बनाई गई थी, ये अचानक अफरा तफरी के माहौल में लागू कर दिया गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि ये मजदूर अलग अलग जगहों पे फंस गए। आज यदि उन मजदूरों को वापस ले जाने या भेजने की बात हो रही है तो मेरा सीधा और सहज सवाल ये है कि क्या उस दिन से और आज के वक्त में यदि मजदूरों को वापस भेजने की बात की जाए तो सुरक्षित वो पहले थे या आज है? आज निस्संदेह आज वो ज्यादा संदेह के घेरे में है। इससे बेहतर होता कि शुरुआती दौर में ही यदि इन मजदूरों को, यदि कोई रणनीति ऐसी बना ली जाती कि अफरा तफरी का माहौल नहीं होता, आज यदि वापस जा भी रहे हैं तो पहले से ज्यादा सस्पेक्टेड रहेंगे। यहाँ भी इन्हें आप जांच करके ले जाएं, वहां भी जाने के बाद में जांच करें, क्वारंटाइन में डालें आप, लेकिन इसके बावजूद अपने घर समाज में जो सम्मान उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा, उनकी एंट्री नहीं हो पाएगी। लोग संदेह के नजर से देखेंगे, वो जाने के लिए तो आतुर है यहाँ से। मैंने देखा है, गाँव से हमारी बात हो रही है तो वहाँ की स्थिति ये है कि बाहर से जो कोई भी जा रहा है उसे संदेह की नजरों से देखा जा रहा है, उसे गांव से बाहर लोग चाह रहे हैं कि वो डाला जाए। तो ये सारी चीजें अभी आने वाले वक्त में ये सारी चीजें खुल के सामने आएंगी और ये एक परेशान, और जो ले जाने की भी बात है, आप सोशल डिस्टेंसिंग चाहे ट्रेन में हो या बस में हो, कहना बहुत आसान है। हाँ। इतनी आसानी से आप उसमें डिस्टेंसिंग करके नहीं ले जा सकते हैं, और जितने मजदूरों की संख्या है, इतनी बड़ी मात्रा में मजदूर है, ये आसान भी नहीं है कि सारे मजदूरों को आप लेके चले जाएं और यहाँ से पहुंचा दें अपने स्टेट में। ये एक ऐसी कवायद है जिसमें आप एक मैसेज दे रहे हैं कि हमारे अपने मजदूर हैं, हमारे राज्य के हैं, हमें इनकी चिंता है, हम कोशिश कर रहे हैं इनको लाने के लिए, जबकि ये संभव नहीं है कि पूरी की पूरे मजदूर को आप वापस बुला लें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कैसे चिन्हित करेंगे? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी कमाई, वो मजदूरी नहीं करते हैं, वो काम कर रहे थे,
फैक्ट्रियों से उनको निकाल दिया गया था, वो अब परिवार के साथ वापस जाना चाहते हैं। उनको कैसे आप ले जाएंगे, किस कैटेगरी में उनको रखेंगे? तो ये लगातार लोग यहाँ से पलायन करने के मूड में हैं और मैं आ रहा हूँ संजीव कौशिक साहब आपके पास, एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुक रहा है, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं।